गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको ये मानवा अच्छा लगा है और आप इसके नेक्स्ट चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर जिन ने टाई के साथ मैथ्यू की आइज को कवर कर दिया था और उसके हाथ को अपनी बॉडी पर लगाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया। ऐसा करते हुए वो सोचने लगता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो रहा हूँ। इसे देखकर इसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना काफ़ी मुश्किल है। पता नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ये इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रहा है या सच में ये एक न्यूबी ही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है। इस पर मैथ्यू भी उसे टच करने लगता है। वो स्लोली उसकी बॉडी पर अपना हाथ फैला रहा था। इस पर जिन सोचने लगता है कि इसका रिएक्शन कितना ऑनेस्ट है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है कि क्या सिर्फ इस तरह से टच करना काफ़ी रहेगा। जिसे सुनकर मैथ्यू चौंकते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जिन उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे ठीक से फिराने लगता है। ऐसा करते हुए वो सोचने लगता है कि मैं इसे जो भी बोल रहा हूँ ये मेरे सारे वर्ड्स को केयरफुली फॉलो कर रहा है। जिस पर मैथ्यू बोलता है मुझे लगता है कि ये मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है। इस पर जिन पूछता है तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। इस पर मैथ्यू बोलता है मुझे लगता है कि मुझे बस कुछ पिक्चर्स लेनी चाहिए, या क्यों ना मैं स्केचिंग करने से स्टार्ट करूं। मैं देख नहीं पा रहा और सेंस करके मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि ऐसा करना टाइम वेस्ट है। इस पर मैथ्यू तो मुंह बनाते हुए सोचने लगता है इसे तो आइडिया भी नहीं है कि मैं इसे हिंट दे रहा हूँ, और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी ये कंडीशन ठीक नहीं लगी तो क्यों ना हम यहीं पर रुक जाएं। इस पर मैथ्यू बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उसके बिल्कुल पास जाते हुए बोलता है मैंने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी जाने बिना तुम्हारा स्कल्पचर बनाना स्टार्ट कर दूंगा। इस पर जिन उससे थोड़ा दूर हटता है और अपनी शर्ट उतारते हुए बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एग्जैक्टली जो तुम चाहते हो उसे हासिल करने का सबसे तेज रास्ता यही है कि जो मैं चाहता हूँ तुम मुझे वो दे दो। तो अब ये तुम्हारे एक्शंस पर ही डिपेंड करता है कि तुम मुझे अपना मॉडल रखना चाहते हो या नहीं। और उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि अगर अब तुमने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया तो शायद मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। लेकिन मैथ्यू तो उसका नाम पुकारते हुए उसके बिल्कुल क्लोज चला जाता है और उसकी बॉडी को टच करते हुए बोलता है तुम मुझे टीज कर रहे हो ना। जिस पर जिन सोचने लगता है कि मैं इसके टच करने से ही इसकी एक्साइटमेंट फील कर पा रहा हूँ। ये सोचते हुए वो उसे रिप्लाई करता है अगर मैं हाँ बोलूँ तो तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे बाइट करने वाले हो। इस पर मैथ्यू थोड़ा चौंकते हुए बोलता है नहीं, और आगे बढ़कर उसे सोफे पर पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिन सोफे पर लेटा स्मोक कर रहा था। मैथ्यू एक डिसेंट मैन की तरह साइड पर बैठकर बस उसे टच करते हुए अपने काम पर पूरा फोकस था। शायद उसे अभी भी हिंट नहीं मिला था, वो पूरा फोकस्ड होकर अपना काम ही कर रहा था। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि उसकी टच करने की वजह से एक्साइटेड हो रहा था। वो सोचता है कि इसने अपने इन बड़े हाथों से मेरी बॉडी के हर पार्ट को क्रश किया है। इसके इतने बड़े और रफ हाथों के बावजूद भी इसका टच काफ़ी नाजुक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मसाज कर रहा हो। ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम भी इसे एंजॉय कर रहे हो। इस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है हाँ, तुम्हारी फिजिक्स सच में काफ़ी अमेजिंग है क्योंकि तुम्हारे मसल्स ज़्यादा लार्ज और बल्कि नहीं हैं। इस वजह से बॉडी का हर कर्व और शेप क्लियरली डिफाइन है। इस पर जिन बोलता है तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई बुचर अपने मीट के बारे में किसी को एक्सप्लेन कर रहा हो। इस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है मैं बस थोड़ा डरा हुआ हूँ और कुछ भी नहीं, और उसे टर्न करने का बोलता है। जिस पर जिन कहता है तुमने तो पहले कहा था कि ये टाइम वेस्ट है और अब तो तुम बड़ी अच्छी तरह से पूरी बॉडी को चेक कर रहे हो। इस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है तुमने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें टच करूं। जिस पर जिन मुंह बनाते हुए सोचने लगता है मैंने टेक्निकली ये बोला तो था, लेकिन जितना टाइम हमने ऐसे वेस्ट कर लिया है हम एक दो बार तो वो कर ही सकते थे, फिर हम ये क्या कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। फिर वो मैथ्यू से पूछता है कि क्या तुम यहीं पर सोते हो। जिस पर मैथ्यू यस बोलता है। इस पर जिन पूछता है इस साइज के स्टूडियो का तो मंथली रेंट काफ़ी ज़्यादा होता होगा। पर
पर मैथ्यू रिप्लाई करता है कि मुझे कनेक्शंस की वजह से ये जगह मिली थी, इस वजह से इसका रेंट मार्केट प्राइस से काफ़ी चीप है। इस पर जिन पूछता है, तुमने बोला था कि तुम्हारी कोई भी फैमिली नहीं है, तो तुम अपनी ट्यूशन्स फी कैसे पे करते हो? जिस पर मैथ्यू बताता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैंने बस ऐसे ही स्कल्पचर्स बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन ये बहुत बोरिंग स्टोरी है। जिस पर जिन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज़्यादा बोरिंग हो सकती है, क्यों ना तुम बता ही दो। जिस पर मैथ्यू बताना स्टार्ट करता है कि जब मैं छोटा था तो मैं ऑर्फनेज में रहा करता था। एक दफ़ा दूसरे बच्चे एक रैबिट को वहाँ लेकर आए, वो उसके साथ खेला करते थे। मैंने दूसरे बच्चों के मुकाबले काफ़ी देर से बोलना सीखा था, इसीलिए मेरा उस रैबिट के साथ खेलने का जितना भी मन करता, मैं उन्हें नहीं बोल पाता था। जब बच्चे उस रैबिट से बोर हो गए थे, तो तब मुझे उस रैबिट को क्लोज से देखने का चांस मिला था, लेकिन शायद उन बच्चों को अच्छा नहीं लगा था कि मैंने उनके रैबिट को टच किया है। वो मुझसे उस रैबिट को दूर लेके उनके जाने के बाद जब मैं दुखी होकर वहाँ बैठा हुआ था, तो एक पर्सन मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो ऐसे ही उस पर गिव अप मत करो, तुम्हें उस चीज़ को हासिल करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देनी चाहिए। इसी तरह बचपन में एक रैबिट रखने की डिज़ायर की वजह से मैंने स्कल्पचर बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर जिन बोलता है, हाँ सच में यह काफ़ी बोरिंग थी, मैं तो ऑलमोस्ट सो ही गया था। पर जिन उससे पूछता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ये बोलकर वो उसके बैग पर मुझे स्कार्स को टच करते हुए पूछता है, ये स्कार्स यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ना, क्या इसका कोई मीनिंग है? हम देख पाते हैं कि उसने नाइफ के साथ अपनी बैग पर कुछ लिख रखा था। मैथ्यू जब उसे टच कर रहा था तब उसने उन स्कार्स को भी फील कर लिया था। मैथ्यू की ये बात सुनकर जिन अपने हाथ से सिगरेट फेंक देता है। सीरियस फेस बनाते हुए उसे बोलता है, देखो पार्ट टाइमर, मैंने तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि तुम मुझसे कुछ पूछ सकते हो, और अगर इसका कोई मीनिंग भी है तो भी इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, चाहे ये स्कार है या कोई नेम, फिर भी तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे छोटे से आर्ट प्रोजेक्ट के लिए खुद को बेचा नहीं है, और दूसरी बात ये सच है कि मैंने तुम्हारा मॉडल बनने के लिए एग्री किया है, लेकिन तुम मेरे लिए बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो। और साथ ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसे शर्ट से पकड़कर अपने क्लोज खींचते हुए बोलता है, इस बात को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। जिस पर मैथ्यू उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और फिर वो उसे बोलता है, ठीक है मैं ये याद रखूंगा। जिस पर वो बोलता है, तुम ये समझ के बस इतना ही काफ़ी है, शायद अब तुम्हें मुझे मेरी मॉडलिंग की फीस देनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम बस बोल सकते हो। लेकिन मैथ्यू तो उसे रुकने का बोलने की बजाय उसकी हेल्प करने लगता है। पर जिन सोचने लगता है, ये सच में ऐसा करने में बहुत बुरा है, ऐसा लगता है कि मुझे पहले इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये सोचते हुए वो उसे ठीक से गाइड करने लगता है। इस पर मैथ्यू भी उसकी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहा था। उन्होंने भी स्टार्ट ही किया था कि इतने में जिनको कॉल आने लगती है। पहले तो वो उस कॉल को इग्नोर करते हुए फोकस करने का ट्राई करता है, लेकिन जब कॉल बार बार आ रही थी तो वो मुंह बनाते हुए कॉल उठाकर पूछता है कि बताओ क्या मसला है। कॉल की दूसरी तरफ से कोई बोलता है कि सर, मैडम चेयरमैन ने आपको अभी अपने ऑफिस में बुलाया है, वो आपके साथ कोई इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहती हैं। जिस पर जिन कहता है कि अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम उन्हें बोल दो कि मैं उनसे कल मिल लूंगा। ये बोलते ही वो दूसरी तरफ से बिना कोई बात सुने फौरन फोन को फेंक देता है, और दोबारा से बड़ी सी स्माइल करते हुए जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसी पर फोकस करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो थोड़ा आगे बढ़ते, उसे दोबारा से कॉल आने लगती है। बार बार कॉल आने पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से से सोचता है, अब कॉल करना बंद कर दो वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं नहीं आ सकता, तो ऐसी भी क्या बात हो गई। ये सोचते हुए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से कॉल उठाते हुए पूछता है कि आखिर तुम अभी भी मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो। जिस पर फोन की दूसरी तरफ से सेक्रेटरी जंग बोलती है, सर कुछ तो गलत हुआ है, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आप इस मैटर में जितनी देर करेंगे मैडम चेयरमैन आप पर उतना ही ज्यादा भड़क जाएंगी। इस पर जन गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, सेक्रेटरी चेंग मेरी बात सुनो। इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, सेक्रेटरी बोलती है, ठीक है तो आपसे बाद में मिलते हैं। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। ये ऐसा करने पर जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से से चिल्लाते हुए अपना फोन फेंक देता है।
इस बार फ़ोन इतनी ज़ोर से गिरा था कि फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है। फिर जिन वहाँ से उठ जाता है और गुस्से से अपने क्लोथ पहनते हुए बोलता है, इन्होंने तो मुझे ये कंप्लीट भी नहीं करने दिया। जिसे ऐसे वहाँ से उड़ता देखकर मैथ्यू भी अपनी आई से पट्टी उतार देता है और खड़ा होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम जा रहे हो। जिन बोलता है कि हाँ, जिसे सुनकर मैथ्यू से माफ़ी मांगने लगता है, जिस पर जिन उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। इस पर मैथ्यू सैड होते हुए बोलता है, क्योंकि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाया, लेकिन प्लीज़ तुम ये याद रखना कि मैं चीज़ें जल्दी ही सीख लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी बेटर करने का ट्राई करूँगा। मैथ्यू के मुंह से ये बात सुनकर जिनके फेस पर स्माइल आ जाती है, वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, आजकल इस तरह की हम्बल सेडक्शंस देखने को नहीं मिलती। इसकी ये बात सुनकर तो मैं खुद को हंसने से रोक ही नहीं पा रहा। इतने में मैथ्यू उसके पास आते हुए उसे टाई पकड़ाता है, लेकिन जिन तो वो टाई उसे ही दे देता है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। हर फ्राइडे हम तुम्हारे स्टूडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं ये सुनकर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तो याद रखना कि तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसे अचानक से वहाँ से जाता देखकर मैथ्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो काफ़ी देर तक दुखी मन से डोर के पास खड़ा अपने हाथ में पकड़ी टाई को ही देखे जा रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मैथ्यू को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी प्रोफेसर के ऑफिस में खड़ा था। प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे बोल रहे थे कि ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें अपना मॉडल मिल चुका है। अब बस तुम्हें अपने काम पर अच्छे से फोकस करना है। उन सिली पार्ट टाइम जॉब्स पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हुई तो मुझसे मांगने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। ये बोलते हुए वो उसके शोल्डर पर पैट करने लगते हैं। जिनके ऐसा करने पर मैथ्यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो तो बस मन में सोच रहा था कि ये दिन भी दूसरे नॉर्मल दिनों की तरह ही हैं। हर दिन की तरह आज भी मुझे बस लोगों से कांटेक्ट अवॉइड करना है। मैं जितना हो सके लोगों को अवॉइड करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे चीज़ों को ज़्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए ये बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और फिर प्रोफेसर से बात करने के बाद वो ऑफिस से जाने लगता है। जैसे ही उसने ऑफिस का डोर ओपन किया था तो उसे अपने सामने एक पर्सन नजर आता है। वो मैथ्यू को देखते हुए बोलने लगता है, वाह, दोबारा से तुम यहीं पर। मैं जब से स्कूल में आया हूँ तो मुझे मुश्किल से ही एडवाइजर से बात करने का मौका मिला है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने उनके ऑफिस को अपना घर बना रखा है। वो इसलिए मैथ्यू को बातें सुना रहा था क्योंकि वो जेलस था कि प्रोफेसर उसे स्पेशल ट्रीट करते हैं। और मैथ्यू से पूछने लगता है कि तुमने और प्रोफेसर ने किस बारे में बात की है, लेकिन मैथ्यू तो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगा था। जिस पर वो पर्सन मैथ्यू को फॉलो करते हुए पूछने लगता है कि क्या उन्होंने तुम्हें बताया है कि थ्योरी एग्जाम में क्या आने वाला है, या क्या उन्होंने तुमसे ये प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें किसी फेमस गैलरी में लेकर जाएंगे। लेकिन मैथ्यू तो उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। जिस पर वो पर्सन इरिटेट होते हुए मैथ्यू को शोल्डर से पकड़कर बोलता है, हे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने प्रोफेसर से क्या बातें की हैं। इस पर मैथ्यू रुकते हुए सोचने लगता है, बिल्कुल इसी तरह मैं हर दिन की मीनिंगलेस कन्वर्सेशन को भी अवॉइड करने का ट्राई करता हूँ। अचानक से मैथ्यू के ऐसे रुकने की वजह से वो पर्सन आकर उससे टकरा जाता है। जिस पर मैथ्यू उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछता है, रायंग, चलो बताओ इस बार तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? पर वो भी शेमलेसली बोलने लगता है कि मैं तुमसे तब से यही तो पूछ रहा हूँ कि आखिर प्रोफेसर सिर्फ तुमसे ही वन ऑन वन डिस्कशन क्यों करते हैं? ये तो ऑब्वियस है कि तुम उसके फेवरेट हो। फिर मैथ्यू भी उसे बता देता है कि मैंने उन्हें यही बोला कि मुझे अपना मॉडल मिल चुका है। मैथ्यू की ये बात सुनकर वो पर्सन उस पर हंसते हुए बोलता है, क्या सच में अभी तक तुम्हारे पास मॉडल नहीं था? चलो मुझे गेस करने दो, ऐसा इस वजह से है ना कि तुम पुअर हो। जिस पर मैथ्यू सोचने लगता है, क्या सच में तुम तब से इस बारे में क्यूरियस हो? यंग बोलता है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हें ऐसी जॉब पर लगवा सकता हूँ जहाँ पर तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। ये काम बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तुम्हें बस दूसरों को डिलीवरी करनी है और यहाँ से अपने डिलीवरी के पैसे लेने हैं। इस पर मैथ्यू बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे अपने पेस पर काम करना है तो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। मैथ्यू के इस एटीट्यूड को देखकर उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, हे, जो भी हो, मगर तुम एक रूड बास्टर्ड हो। जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास रोते हुए बिल्कुल भी मत आना। लेकिन मैथ्यू तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए सोच रहा था कि मैं दूसरों के साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता
और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करें। लोग हमेशा ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो ना चाहते हुए मुझ पर कोई फेवर कर रहे हों। वो बस मुझ पर तरस खाते हैं और जब उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था तो वो भड़कने लगते हैं। उनकी इंटरेक्शन हमेशा से वन साइडेड रही है। मैं कभी भी उनमें थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं डीपली उसे फील कर पाता हूँ कि मैं कॉन्शियस में रहना ही भूल जाता हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल भी होश में नहीं रहता और मैं पागलों की तरह एक्ट करने लगता हूँ। ऐसा इस वजह से है कि वो परफेक्टली मेरी आइडियल इमेज जैसा है। ये सब सोचते हुए वो अपने स्कल्पचर पर काम कर रहा था। उसने जैसे जैसे जिनकी बॉडी को फील किया था उसे इमेजिन करते हुए वो वैसे वैसे ही काम करता है। कल्चर पर काम करते हुए उसे यही फील हो रहा था कि जैसे वो अभी भी सच में जिनको ही टच कर रहा हो। क्या ऐसा इस वजह से है कि उसकी बॉडी पर जो लाइंस हैं वो परफेक्टली अपनी शेप में हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इस मास्टरपीस को डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। उसके फेस की लाइन बिल्कुल शार्प और स्मूथ है, जैसे कि किसी ने चेसल के साथ उसे अच्छे से डिफाइन किया हो। मैं अभी भी अपने हाथों में उसकी बॉडी की स्किन और स्किन के नीचे मौजूद मसल्स और बोन्स को फील कर पा रहा हूँ। उसकी स्किन कूल्ड है लेकिन फिर भी टच करने में सॉफ्ट लगती है। उसकी वेस्ट नाइसली मेरे हाथों में फिट हो सकती है। ये सब सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी थी, जिस पर वो खुद को शांत करते हुए सोचता है, जिन जब भी मैं तुम्हें फील करता हूँ मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि ये काफ़ी नहीं था। मैं तुम्हें और ज़्यादा फील करना चाहता हूँ। सिगरेट की कड़वी स्मोक के साथ उसकी सेंट ऐसी स्वीटनेस थी जिसे मैं बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। मैं उसकी स्मोक की डीप वॉइस और ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे मुझसे क्या चाहिए। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं उसे बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं कर पाऊँगा। और अपने हाथ में पकड़ी उसकी टाई को स्मेल करते हुए सोचता है, आई विश कि मैं उसे बस थोड़ा और टच कर पाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे उसके जैसा परफेक्ट पर्सन दोबारा नहीं मिलने वाला। वो बस इस टाइम पूरी तरह से जिनको फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट फ्राइडे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन अपनी कंपनी से निकल रहा था। उसके सबऑर्डिनेट उसके सामने बो करते हुए बोलते हैं कि हम आपके लिए कार में वेट करेंगे। इस पर जिन बोलता है कि बस अब घर चले जाओ, या तुम लोग ये चाहते हो कि मैं उस फ़ोन के मैटर पर तुम लोगों को दोबारा से टीच करूं। इस पर वो दोनों जल्दी से यस बोलते हैं कि हम अभी जा रहे हैं। जिन वहाँ से जाते हुए साई करके सोच रहा था, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसमें कोई भी सेंस नहीं बन रही। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच में फ्राइडे वाले दिन काम से जल्दी जा रहा हूँ। शायद इस टाइम वो मैथ्यू से ही मिलने जाने वाला था। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचा था तो वो लिफ्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स को देखता है। उनमें से एक पर्सन जो कि उन बॉडीगार्ड का हेड था, वो आगे बढ़ते हुए जिन से बोलता है, ओह ये तो ट्रैक्टर जिन है ना। जिस पर जिन उससे पूछता है, और बमिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? तुम आखिर क्या सोच रहे थे कि तुम्हें दूसरों की कंपनी में आने के लिए अपने साथ इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड्स लाने पड़े? पर वो पर्सन बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं इस टाइम दुश्मन की टेरिटरी में हूँ, तो मुझे फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। आफ्टर ऑल इन सब के होते हुए तुम्हें डायरेक्टली मेरा सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी प्यारी मैडम चेयरवुमैन ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो टेक्निकली तो मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है। इसकी ये बात सुनकर जिन थोड़ा चौंक जाता है। वो गुस्से से उसके सामने आते हुए बोलता है कि आखिर मैडम चेयरमैन तुम्हें यहाँ इनवाइट क्यों करेंगी? इस पर वो पर्सन गुस्सा करने के बजाय अभी भी स्माइल करते हुए ही रिप्लाई करता है, चाहे वो थोड़ी पिकी हैं लेकिन फिर भी वो मेरी केयर करती हैं। चाहे हम राइवल कंपनीज में से हों, लेकिन हम एक दूसरे को इतनी देर से जानते हैं, तो बेसिकली हम फैमिली ही हुए ना। इस पर जिन बोलता है, आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुमने इस फैमिली को बिट्रे किया था, तो क्या दोबारा से तुम इस सो कॉल्ड फैमिली को बिट्रे करना चाहते हो? ये बोलते हुए वो घूर कर उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे ऐसे अपनी तरफ देखता देखकर वो पर्सन बोलता है, तुम्हारा ऑरा तो अभी भी पहले जैसा ही है। तो चलो ठीक है, अब पुराने दिनों की बातें करना बंद करते हैं। भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम्हें भी यहाँ पर बुलाया गया है, लेकिन तुम्हें अपने बुलाने का रीज़न नहीं पता। मैंने ठीक कहा ना? ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल क्लोज जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, अब तुम क्या करोगे? ऐसा लगता है कि मैडम चेयरमैन तो बिल्कुल फटने वाली हैं।
ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी तुम पर ट्रस्ट नहीं करती। आई गेस जो तुमने अपनी बैग पर लॉयल्टी का सिंबल बनाया है उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें मैडम चेयरमैन के साथ और अच्छे से रहना चाहिए। आफ्टर ऑल जो पर्सन पहले ही कंपनी को धोखा दे चुका हो उस पर इतना इजीली तो बिलीव नहीं किया जा सकता। बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम अपना काम अच्छे से करना। ओह हाँ, हमारे बॉस ने बोला था कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो कभी जाकर उनसे मिल लेना। अगर मैं गलत नहीं तो शायद तुम भी उन्हें जानते हो। वो वही पर्सन है ना जो पहली बार तुम्हें इस कंपनी में लेकर आए थे और बाद में तुम उनसे कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड हो गए थे। पहले तो जिन उसकी पूरी बातें बिल्कुल एक स्टैचू की तरह सुन रहा था और कोई भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसने ये बात की थी जिन उसके फेस से पकड़कर गुस्से से उसे वॉल के साथ दे मारता है, जिस वजह से उस पर्सन की नाक और मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। उसने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बात सुनकर जिनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। जिन गुस्से से उसके बिल्कुल पास आते हुए बोलता है कि अब तुम चुप क्यों कर गए, जो तुम बोल रहे थे क्यों ना तुम अपनी उसी बात को कंटिन्यू करो। गाइस, आपको क्या लगता है कि उस पर्सन के बॉस और जिनका क्या रिलेशनशिप होगा? इसके बारे में अब सुनते ही जिनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। जिनकी पास्ट लाइफ बिल्कुल भी सिंपल नहीं रही, जिसके बारे में हम स्लोली इस स्टोरी में आगे देखेंगे। तब तक के लिए इस स्टोरी के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए इसके नेक्स्ट चैप्टर जल्द से जल्द लाती रहूं। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।